एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद बजट ट्रांसमिशन में। तो ऑफिशियली फाइनली वी आर स्टार्टिंग द बजट ट्रांसमिशन और वैसे तो 5 बजे शाम में पेश किया जाएगा बजट, लेकिन पूरा दिन इस हवाले से बात तो होती रहेगी। लेकिन एक अहम खबर है, सबसे पहले आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़ हैं। अभी तमाम तर तजावीज़ क्या हैं, इस बात कर लेते उमर हयात। बिल्कुल उमर हयात, आगाह कीजिएगा। कुछ खुशी की खबर सी महसूस हो रही है कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये 4 जो तजावीज़ हैं वो क्या हैं? जी बिल्कुल, जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए 4 तजावीज़ हैं, जिसमें एक तो 10% जो है वो तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान है, और इसके साथ साथ जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो भी जो है वो दिए जाने का इम्कान है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन हर साल जो है वो बजट के वक्त एक एहतजाज भी करते हैं, और ये एक टोकन एहतजाज होता है तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। जो 4 तजावीज़ हैं उसमें डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो ग्रेड 17 से 22 तक जो है वो दिए जाने का इम्कान है, और इसके साथ साथ जो 15% तनख्वाहों में इजाफे की भी तजावीज़ हैं। 4 तजावीज़ में से ताल कोई तजवीज़ अब तक फाइनल नहीं हो सकी है, और जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनके लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है, और दूसरी जो तजवीज़ है उसमें महंगाई के साथ तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के है। तो इसके साथ साथ पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन में भी जो है वो 7 से 10% का इजाफा तजवीज़ किया गया है। अब हतमी फैसला जो कि वफाकी काबीना ने करना है, आज 4 बजे वफाकी काबीना का इजलास होना था, लेकिन अब वो इजलास 3 बजे होगा, और वफाकी काबीना के इजलास में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से बाकायदा तौर पर फैसला होगा और अप्रूवल होगी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए। और आज जब कैबिनेट में बैठेगी तो फैसला होगा, और जो दीगर जो अहम बजट आदाफ हैं वो भी कैबिनेट से उसकी मंजूरी होगी, और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी बजट स्पीच में उन तमाम जो स्टेप्स हैं या ख़ास तौर पे रिलीफ इकदाम हैं या फिर टैक्सेशन मेयर्स हैं उनका ऐलान करेंगे। जी ठीक है उमर हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, थैंक यू सो मच। तो बजट जो है आज इट्स द डी डे, आज पेश किया जाएगा। अब उसमें किसको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उससे भी बढ़ के सादिया वो तमाम तर सेक्टर्स जिनसे कि उम्मीदें थी। पिछले 2 घंटों में हमने मुसलसल इस चीज़ पे बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर दीगर चीज़ें हैं वो क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक बात कर रहे हैं या कॉटन इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब आप उसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो वो ग्रोथ का इम्पैक्ट एक्चुअली क्या आया है एज़ फार एज़ हमारी IT की सर्विसेज है, या फिर ये कि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने जो अपने टारगेट सेट किए थे क्या हम उन्हें मीट नहीं कर पाए। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिन पर हमने अभी तक बात की है। लेकिन असल सवाल यही है कि जो हम बात करेंगे जी आप इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आए लेकिन उस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक आम आदमी तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। अच्छा, अब ज़रा हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चेयरमैन हुसैन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं स्टूडियो में। वेलकम सर। इससे पहले कि हम आपकी तरफ आए, एक बहुत ही अहम सेक्टर है एंड दैट इज़ दी IT सेक्टर। मैं चाहूँगा कि हम ज़रा बताएं लोगों को कि IT सेक्टर पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल है, हम नहीं कर पाए वो। लेट्स मूव ऑन। हम आपको दिखाते हैं कि अपने ही रीजन में हमारे पास जो एक रेस थी, उस रेस के लिए हमने क्या किया। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ये इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये हमने कुछ निकाले हैं। भारत की $210 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स रही है, जो कि लास्ट ईयर से 8% थी। देन बांग्लादेश की $40 बिलियन, ये जहन में रखिए कि ये इनके पिछले साल से 22% डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ ऑल दैट पॉलिटिकल टर्मोइल एंड ऑल। लेकिन उसके बावजूद वो $40 बिलियन पे खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान $3.223 बिलियन, और हम इस पे खुश हो रहे हैं कि जी लास्ट ईयर से हम लास्ट ईयर के ये फिगर्स हैं हमारे। लेट्स लीव इंडिया एंड बांग्लादेश, लुक एट दिस, लास्ट ईयर इट्स $2.596 बिलियन। हम ये कह रहे हैं कि हमने इसमें 24% ग्रो किया है। ग्रो करने के बाद भी अगर हम 3.4 बिलियन पर हैं और खित्ते में जो बाकी ममालिक हैं हमसे
कई गुना, मतलब आधा भी नहीं कह सकते, वी आर लाइक 15 to 20 टाइम्स उनसे बहुत नीचे हैं हम, और उसके ऊपर हमें खुशी महसूस हो रही है। तो वो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या वो सारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन पे ज़रा बात करते हैं कि जी पोटेंशियल तो हम बार बार कहते हैं कि जी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और क्या हम इस इंडस्ट्री को अब जब जैसे कह रहे हैं कि वो जो इस्तिस्ना हासिल था टैक्स वो हटा लिया जाएगा, तो अभी तो 24% आप ऊपर गए थे, जब आप इस्तिस्ना ये वापस ले लेंगे तो फिर क्या होगा। और वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती है इंटरनेट सर्विसेज के लिए, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, आपकी बैंकिंग हो गई, वो सारे मामलात, उसमें क्या रिलीफ आवाम जो हुकूमत है वो इस इंडस्ट्री को फराहम कर रही है, और आवाम को किस तरह से राग़िब कर रही है इस तरफ आने के लिए कि वो ज़रूर इस तरफ सोचें कि IT सर्विसेज वो किस तरह से सेल कर सकते हैं। फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बारकान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, एंड थैंक यू सो मच। आज बड़ा दिन है सर, और हम इस वक्त ये फोकस कर रहे हैं कि दुनिया शिफ्ट कर रही है अपने आप को IT सेक्टर में एंड ऑल दैट। हमने अभी ये नंबर्स देख लिए हैं। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है कि हमें खुश होना चाहिए कि 2 बिलियन से 3 बिलियन पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर कर लें, छोड़ें इंडिया को, इट्स अ ह्यूज मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और उस हिसाब से उनकी मार्केट करती है, लेकिन बांग्लादेश से भी अगर हम आगे नहीं जा पा रहे IT एक्सपोर्ट्स में, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं इस बजट को लेके, और क्यों हम नहीं कर पा रहे? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें अगर आप कहें कि ये जो ग्रोथ है ये तो हर साल इतनी हो, तो इसमें किसी का क्या कमाल है, वो कमाल तो ऐसा सच कोई नहीं है, बिकॉज़ हर साल ये ग्रोथ नॉर्मली आपको मिल जाती है 20-25%, इवन 30% ग्रोथ भी इस सेक्टर ने दिखाई है। तो उस हिसाब से तो टेक्निकली ये कम ग्रोथ है, बट अगेन एक अचीवमेंट है कि शुक्र है नेगेटिव में नहीं चली गई, कंसिडरिंग द हालात जिस तरह के हमारे हालात हैं। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलीपींस को देखें तो मैंने इनको बहुत स्टडी किया है, और हमने एक कंपैरिजन टेबल इन पे हमने स्टडी किया कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये यहाँ पे पहुँच गए। और हमने आज से 2-3 साल पहले व्हेन आई वाज अ चेयरमैन, तो हमने कंपैरिजन स्टडी भी पब्लिश की। इंडिया ने तकरीबन 90s के अंदर अपने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पे काम करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने उससे भी पहले अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। और स्किल डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि हाई एंड, उन्होंने हाई एंड के लिए IITs बनाई, और उन्होंने लो एंड के लिए बेशुमार ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए इक्विप किया। और उसके कंबाइंड रिजल्ट, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया, अपने इंटरनेट पे काम किया, और अगेन क्योंकि इंडिया की एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन भी चल रही थी, तो उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की, और उसका एंड रिज़ल्ट आज ये है कि वो तकरीबन $200 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट्स आपको दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे एंड पे अगर आप देखें तो वाहिद टैक्स एग्जम्पशन के अलावा आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, आपको R&D में कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगी। और वो टैक्स एग्जम्पशन का भी जो बेनिफिट है वो भी हर साल हम IMF से लड़े होते हैं कि प्लीज़ रहने दें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि IT इंडस्ट्री जो है वो कहे कि जी हमें टैक्स एग्जम्पशन ही चाहिए सिर्फ। देखिए, अगर बाकी कुछ भी नहीं है तो वो कहते हैं कम से कम ये दे दो हमें। दूसरी एंड पे बांग्लादेश को देखें, अगर बांग्लादेश ने पिछले 2-3 साल में उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया, उन्होंने भी बेशुमार स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बना दिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब आई वाज द चेयरमैन, तो हमारा हम कोई मार्केटिंग कंसल्टेंट ग्लोबली हायर करना चाह रहे थे। वो मार्केटिंग कंसल्टेंट बेसिकली कंट्रीज़ की ब्रांडिंग करते हैं और इंडस्ट्री की ब्रांडिंग करते हैं। जब हम उनको हायर करना चाह रहे थे तो उन्होंने हमसे, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू, तो उन्होंने हमसे एक्सक्यूज़ कर लिया कि जी हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिकली उनको ज़्यादा वेलकम किया, और एट दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो ख़ुद उनसे मिलती थी। हमारे मुल्क में तो अब मिनिस्टर भी मिल ले तो बड़ी बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंट्रीज़ ने मेहनत की। फ़िलीपींस ने आज से 20 साल पहले इसी तरह अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो भी तकरीबन अभी $40-50 बिलियन पे बैठे हुए हैं। उनके मिनिस्टर कॉलें करते थे IBM को, बड़ी कंपनीज़ को अरेंज करवाते थे कि आप हमारे मुल्क में आएँ, और हमारे मुल्क में उन्होंने पूरा एक कानूनी तौर पे पहले पैकेज रेडी किया। ऐसे नहीं कि बस कॉलें कर रहे थे, उन्होंने पूरा पैकेज रेडी किया कि भाई ये एग्जाम्पशंस हैं। उन्होंने अपने मनीला सिटी से दूर जोन्स बनाए, उन जोन्स के अंदर उन्होंने सारे बेनिफिट्स उनको दिए, टैक्स एग्जाम्पशन उनको दी। उसके अलावा उन्होंने वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर बना दिए, ताकि अगर 1000 बंदा भी ट्रेन करना है, 5000 बंदा भी ट्रेन करना है, वहीं पे ट्रेन हो जाए।
और उन्होंने रेडी बिल्डिंग्स बना दी। हमने अभी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, ऑब्वियसली आपने इतना इन कंट्रीज को स्टडी किया है, कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा ये बताइए कि इन्होंने ये जो कर दिया, हमने क्या किया? हमने बातें की हैं, विजन दिया है, और विजन के आगे अनफॉर्चुनेटली एक्शंस मैच नहीं हैं। और हम फायर फाइटिंग ज़्यादा करते हैं बिकॉज़ हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसको IMF ओवर रूल कर देता है। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि हमने पॉलिसी बनाई, अब पॉलिसी अगर IT मिनिस्ट्री की ओनरशिप है तो हमने तो ऐसा भी देखा कि IMF की एक मीटिंग में डिस्कशन हुई FBR के साथ, और वहाँ से आ गया नोटिफिकेशन कि जी बस अब ये एग्जाम्पशन ख़त्म हो गई या ये चीज़ ख़त्म हो गई। इग्नाइट का आपका एक अच्छा भला R&D का फंड था। कैसे कोई मुल्क सिर्फ सर्विसेज दे के तरक्की कर सकता है? अगर आप R&D में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट नहीं रखेंगे, तो आप ये AI तो क्या, आप बेसिक चीज़ों में भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे ग्लोबली। तो वो R&D का बजट इग्नाइट एक यूज़लेस किस्म का इदारा बन के रह गया है, क्योंकि उस पर आपने ऐसे रूल्स अप्लाई कर दिए हैं। मैंने तो नहीं देखा कि पिछले कुछ अरसे में कोई बजट अप्रूव हुआ वहाँ पे या कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए हों अच्छे। तो आपने उसको बिल्कुल लिमिट करके रख दिया ना, आपने R&D में इन्वेस्टमेंट की, फिर आपने कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपकी कि आप अपनी तमाम एजुकेशन पॉलिसी जो PITB प्रोजेक्ट्स कर रहा है, NITB प्रोजेक्ट्स कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही है, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी या विजन नहीं है कि आपने अगर AI में काम करना है तो किस एरिया में काम करना है। हर इदारा अपना अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपना अपना सिस्टम बना के बैठा हुआ है, और एक बस नंबर्स गेम चल रही है कि जी हमने इतने हज़ार बंदे ट्रेन कर दिए, इतने फ्रीलांसर्स ट्रेन कर दिए। और अब उसमें आपकी सबसे बड़ी डिस्पैरिटी ये आ गई है कि आपने सैलरी पे जो टैक्स लगाया उसने IT सेक्टर को बड़ा इम्पैक्ट किया है। क्योंकि IT सेक्टर में हर बंदा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सैलरी लेता है, उस पे जब 10%, 15%, 20% टैक्स लगता है तो लोग IT सेक्टर को छोड़ के फ्रीलांसिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और फिर आप ड्रम बीट करते हैं कि जी हमने तो मुल्क में फ्रीलांसर्स बड़े बढ़ा दिए। वो फ्रीलांसर्स इसलिए बढ़े हैं बिकॉज आपने अपनी फॉर्मल इंडस्ट्री को, जो आपको टैक्स दे रही है और सारा कुछ दे रही है, उसको आपने इतना डिसेंटिवाइज किया है क्योंकि उसमें वर्कर ही कोई काम नहीं करना चाहता। अगर आप किसी को 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं तो वो बंदा ये सोचेगा कि जी मैं ग्लोबली जाके मैं US चला जाता हूँ, मुझे सारी कंट्रीज़ गोल्डन वीज़ा दे रही हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मुझे वहाँ टैक्स फ्री है। अगर मैं टैक्स देता भी हूँ 30% तो मुझे कोई अच्छा मेडिकल मिलेगा, मुझे कोई अच्छा EOBI मिलेगा, मुझे कोई अच्छा सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। यहाँ पे जो बंदा 5 लाख रुपए पे 30% टैक्स दे रहा है, टैक्स लेना स्टेट का राइट है, स्टेट टैक्स ले, लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट हमें क्या दे? तो बेनिफिट्स पे भी सोचें कि जी हमारा वर्कर सोचे कि जी अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं 30% अपनी सैलरी पे टैक्स कटवा रहा हूँ तो मुझे अच्छे अस्पतालों में गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी, मुझे वीज़ा एक्सेस इजी मिलेगा, मेरा कोई अलग पासपोर्ट इशू हो जाएगा जिस पे मैं एक बाकी लोगों के साथ, अगर बेकारी जो हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं तो IT वर्कर के वीज़े रिजेक्ट नहीं होंगे, IT कंपनीज़ के वीज़े नहीं रिजेक्ट होंगे। तो आप कोई इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे तो आपने एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी। तो इसमें अगेन लिस्टें मौजूद हैं, बेशुमार वर्किंग मौजूद है। मेरा अपना ये एनालिसिस है कि इसमें हमारे पास विजन तो हमने दे दिया, एक नंबर दे दिया कि जी हमने $15 बिलियन करना है, लेकिन अगर उसका कोई एक्शन है तो एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट एक्शन है वो हम नहीं कर रहे। एक दौड़ नज़र आ रही है और हमारे पास कोई और इसमें एक और भी चीज़ है कि वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी भी नहीं है। हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पे अपनी नज़र रखे हुए, एक IT सेक्टर की तो हमने बात की, अब ज़रा हम एक और बहुत ही आम सेक्टर है उस पर हम बात कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द रियल स्टेट। और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है, और वो रिलीफ जो प्रपोज्ड रिलीफ है वो ये कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो 2 से 2.5% कम करने की बात की जा रही है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कहते हैं कि जी इस हाथ से 2% दे के इस हाथ से देना पड़ता तो उसमें दे देते, और हमारा अगर निकलना रिफंड होता तो हम उसके लिए खड़े रहते थे। बट ठीक है, मैं समझता हूँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। रीजनल कंट्रीज़ में ये 4 से 5% है, हमारे यहाँ बढ़ के ये 16 से 18% हो गई थी फाइलर्स के लिए, और नॉन फाइलर्स के लिए 35 से 40% है।
यानी इसको आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि अगर आप 10 करोड़ का प्लॉट लेते हैं और आप नॉन फाइलर हैं, मैं भी नॉन फाइलर हूँ, तो 4 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र फीस में आप टैक्स देंगे, और अगर हम फाइलर हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए देंगे, जबकि हम दुबई में ये सिर्फ 40 लाख रुपए देते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांजैक्शन कम होना शुरू हो गई, लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नीज़ पे बेचना ख़रीदना शुरू कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, और मैं टास्क फोर्स का भी मेंबर हूँ, प्राइम मिनिस्टर, हमने सब ने यूनानिमसली रिकमेंड किया कि इसको कम किया जाए, ताकि लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करें बनिस्बत वो कहीं बाहर जाके करें या ऑफ द रिकॉर्ड करें। एक बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ ये बजट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान में बड़ा एक शहर है कराची, इसमें 52% लोग कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। यहाँ पर रेगुलेटेड हाउसिंग बहुत कम है, क्योंकि रेगुलेटेड हाउसिंग पे आपने इतने टैक्सेस का बोझ डाल दिया है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है कि अब आप जैसे भी प्रोफेशनल लोग मजबूर हो गए हैं कि वो किराए पे जाके रहें, अपना मकान नहीं खरीद पा रहे हैं। और दुनिया के हर महज़ब मुल्क में, जिसको हम भी क्लेम करते हैं कि हम भी एक महज़ब मुल्क है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम होम बायर को इनकरेज किया जाता है कि 10-20% डाउन पेमेंट दे, बाकी वो रहते हुए आसान एक साथ में अदा करे, और उसकी किस्त इतनी हो जितनी उस फ्लैट की या उस मकान की किराया हो, ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूव कर सके, वेल्थ क्रिएशन हो, और इवेंचुअली उसका इस मुल्क से जुड़ाव हो, जुड़ जाए। देखिए हमारी इंडस्ट्री चलती है ना जी, तो उसके साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, सीमेंट है, पाइप है, एल्युमिनियम है, टाइल है, स्टील है, सो ऑन सो फॉर्थ। इस वक्त ये अंडर कैपेसिटी चल रही है सब 30 से 50% पे। अगर पॉलिसी सही दे दी जाए ना, और ये 80% कैपेसिटी पे चलने लगे, तो हम 2 ट्रिलियन तो वैसे ही टैक्सेस में दे देंगे। 2 ट्रिलियन तो हम वैसे ही टैक्सेस में दे देंगे, ये इंडस्ट्रीज़ खुद दे देंगी। इसी तरह हमसे 10 मिलियन लोग रोज़गार पाते हैं। जो आज आप देख रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये इंडस्ट्री सुकड़ते जा रही है। हालांकि 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा चैलेंज है। आइदर इट इज़, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स पे है कि हम पाकिस्तान को कंट्री फॉर स्लम्स बनाना चाहते हैं, या हम एक प्रॉपर कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ एक रेगुलेटेड हाउसिंग हो। मुझे अनफॉर्चुनेटली आज तक तो ये लगता है पिछले 3 साल से कि कोई प्रायोरिटी नहीं थी हाउसिंग की, बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा। अच्छा, सिर्फ हाउसिंग ने नहीं, मैं कहता हूँ आप जैसे प्रोफेशनल ने भी एनर्जी इन्फ्लेशन देखा, फूड इन्फ्लेशन देखा, डॉलर डिवैल्यूएशन देखा, मतलब पेट्रोल के दाम, बिजली के दाम कहाँ से कहाँ हो गए। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट के बिजली के बिल, गैस के बिल 3-3 गुना हो गए। हमारी इंस्टेबिलिटी की वजह से बायर्स के पास पैसे ही नहीं थे। तो ये पूरी कौम ने ये 3 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इस बजट में ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करेगी। बजट का कहीं ये मकसद नहीं है कि आप मज़ीद टैक्स लाट दो। बजट का मकसद है कि आप अगले साल का बताओ कि किस तरह चलना है। सही है, पॉलिसी हाँ, जो आपने बात की इस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा कि क्योंकि IMF भी इस हवाले से रियल स्टेट पे टैक्स के हवाले से क्या कह चुका है, ये भी मैं इस पे बात करेंगे। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय सना बतूल एज वेल, IT एक्सपर्ट। सना, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हम वेलकम करते हैं इन द स्टूडियोज़। इफ़ यू अलाउ मी, क्योंकि एक डिस्कशन चली रही है, मैं आपसे ज़रूर IT फ्रीलांसर पे बात करूँगा, लेकिन हसन साहब, नाउ द सिचुएशन इज़ IMF ने ये जो $1 बिलियन का लोन की किस्त लेनी थी, उससे पहले ये बहुत वाज़ेह अहकामात दिए थे कि जो टैक्स एवेजन होती है पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में, मैं चाहूँगा इस पर बहुत बात हुई है संसार, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज के, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बताइए कि ये क्या मामला है। क्योंकि जब एक सैलरीड क्लास ये देखता है कि मैं हर चीज़ में टैक्स दे रहा हूँ, फिर इस तरह के नॉट ओनली रियल स्टेट और बहुत सारे दीगर सेक्टर से इसके हवाले से खबरें आती हैं कि जी ये टैक्स नहीं देते, तो एक जंग है टैक्स देने वाला वर्सेस टैक्स ना देने वाला, कम देने वाला। तो ये रियल स्टेट की सेक्टर में क्या ये इशू है, ज़रा ये तो बताइए। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की। हम चाहते हैं कि टैक्स दें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उससे रिस्पेक्ट भी है और हमारे मुल्क की मजबूती भी है और उसका मुस्तकबिल भी है। हम ये कहते हैं कि पर स्क्वायर फुट टैक्स फिक्स कर दें, यानी मैं 1 लाख स्क्वायर फुट बनाऊँ तो 1 लाख स्क्वायर फुट पे कलेक्टर को भी पता हो, लेने वाले को भी और देने वाले को। मैं 10 लाख स्क्वायर फुट बनाऊँ तो मुझे पता हो, लेने वाले को भी। अनफॉर्चुनेटली निज़ाम ये है कि मैं जितनी टैक्स इनकम डिक्लेयर करूँगा उस पर असेसमेंट होगा। तो जब मेरा ऑडिट खुलता है तो टैक्स कलेक्टर और मेरी दोस्ती हो जाती है, और फिर वो पैसे स्टेट को जाने के बजाय हम दोनों में बढ़ जाते हैं।
सो क्यों नहीं हम ट्रांसपेरेंट निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? क्यों नहीं जिस दिन मेरा अप्रूवल होगा, पता होगा कि हसन 10 लाख स्क्वायर फुट बना रहा है, उस पर 500 रुपये से 50 करोड़ रुपये टैक्स है, मुझे पता है 5 साल में देना है, आपको पता है कलेक्ट करना है, मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत क्या है? क्यों आप मुझे नोटिस देंगे? डू आई हैव इनफ टाइम टू वेस्ट ऑन दिस? सो व्हाई आरंट वी डूइंग इट? IMF कहता है कि टैक्स का नेट बढ़ाओ, हम भी चाहते हैं टैक्स का नेट बढ़े और प्लेस भी करें, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है जो निज़ाम बहादुर है ना, वो नहीं चाहता, वो चाहता है वो रिवायती निज़ाम ही चले, कागजी भी चलता रहे। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी सबसे बड़ी इस साल डिमांड ये थी कि आप हमें 15 साल की पॉलिसी दे दें, उस पॉलिसी को, और वो पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, उसमें पॉलिसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी मुझसे आपने टैक्स लेना है ना, मुझे बुला के पूछें तो क्या आपसे 1000 बिलियन टैक्स लेना, कैसे दोगे आप? और उसको लेजिस्लेशन से सपोर्ट करो, तभी हम दे पाएंगे ना। आप एक 16 डिग्री के कमरे में बैठ के अपनी निज़ाम पॉलिसी बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स का इनपुट ही नहीं लेते। हर साल पिछले 5 साल में 7C आया, 100D आया, 7E आया, 7F आया, सारे सेक्शन है टैक्स के, 236 आया, 236K आया, C आया। ऐसा थोड़ी निज़ाम चलता है। कैसे दुनिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है? एक दुबई में रियल एस्टेट एजेंट $3 बिलियन की प्रॉपर्टी एक दिन में बेचता है, 3 बिलियन, और हम $1 बिलियन के डॉलर के लिए हम IMF के चक्कर काट रहे हैं। क्यों हम अपने मुल्क को, जहाँ पर 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है, 10 मिलियन एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं जो पैसे कमाते हैं, अपने मुल्क में घर लेना चाहते हैं, क्यों हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम, मेरे ख्याल में हमारा फोकस कुछ और है। हमारा इंटेंशन ही नहीं है कि पाकिस्तान को, माफ़ कीजिएगा, इस तकलीफ से निकालें। ये तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। ओनली दोज पीपल शुड सिट इन दिस पोजिशन विच आर हु आर फॉर पाकिस्तान एंड हु आर रेडी टू टेक डिसीजन फॉर पाकिस्तान आउट ऑफ बॉक्स, तब पाकिस्तान निकलेगा, वरना 72-74 साल हो गए। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक आप हमारे तीसरे गेस्ट हैं जो यही बात कर रहे हैं कि वी हैव टू ब्रिंग द पीपल हु आर द रियल थिंकर्स, हु आर द रियल पॉलिसी मेकर्स, हु नो हाउ टू इंक्लूड, एंड यू आर आई थिंक द 4th पर्सन जो ये बात कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसी में शामिल करते हैं सना बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, आप IT एक्सपर्ट हैं। सना, इससे पहले आपके ज्वाइन करने से पहले भी हम IT के ऊपर बात कर रहे थे, एंड वी डिड कम टू काइंड ऑफ अ कंक्लूजन कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और कई बार वो पॉलिसी ही ठीक नहीं होती। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है व्हेन इट कम्स टू कि जी एक IT एक्सपर्ट क्या मांगता है कि मुझे क्या मेरी गवर्नमेंट दे ताकि मैं और मेरी फील्ड से मुंसलिक जो लोग हैं इसमें फ्लरिश कर सकें? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में IT फ्लरिश करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वायरमेंट है। थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एनी सब्सिडीज़ और एनी इंफॉर्मेटिव कोई भी हमारी ऐसी फंडिंग जो है दैट सपोर्ट्स द सिस्टम, क्योंकि व्हाट आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक स्टार्टअप्स आउट देयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं कि टैलेंट है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास एनुअली बहुत सारा बच्चा ग्रेजुएट होता है, ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान, और हमारा जो वर्क फोर्स है ना IT में दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेशल जोन्स नहीं दिए हुए उनको कि आप यहाँ आएँ अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है विद बेटर रिलीव्स ऑन टैक्सेस एंड कंप्लाइंसेस। मतलब इतना बर्डनसम उनको कर दिया जाता है कि वो एक्सेल ही नहीं कर पाते हैं टू दैट एक्सटेंट कि वो अपने आइडिया को पुट आउट कर सकें। हाँ, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन क्योंकि आपने बात ऐसी की तो उसमें ये सवाल फिट इन बैठता है। आप कह रही हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, जोन्स नहीं है, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। और मेरी इस बात से कतन ये मतलब नहीं कि टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि अभी खाद नहीं है, पानी नहीं है, बीज भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से दरख्त उगे और फल भी देना शुरू कर दे। बैरून मुल्क से जो फ्री लांसिंग के जरिए कमाई जो है उसको भी अब टैक्स नेट में लाया जा रहा है, और डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं वहाँ से जो कमाई होगी उस पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। होना चाहिए 5%, जी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। बट अगेन बात वही है, जैसे कि अभी खान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने फिलीपींस की और इंडिया की तो छोड़ें, बांग्लादेश की मिसाल दी। क्यों नहीं कर पाए हम ये? हम पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं जी स्टार्टअप, भारत में हर अगला बंदा स्टार्टअप कर रहा है,
क्या इशू है यहाँ पे? वही जिस तरह एग्रीकल्चर में, वही जिस तरह रियल एस्टेट में, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी नहीं, क्या इज दिस द थिंग? अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़, तो वी आर नॉट लाइक, अभी हमें थोड़ी देर पहले ये कहा गया, हमें प्रिडिक्टेबल टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है टू डिसाइड कि हम इस बजट में टैक्सेस कितना हद तक दे सकते हैं। पता है 2026 जून के अंदर जो हमें ये टैक्स लिवाई मिला हुआ था ऑन FTR के ऊपर, जो वो ख़त्म हो जाएगा। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट क्या होगा। तो हम कहते हैं कि 10 साल या 15 साल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम बेस कर सकें अपने बजट्स को, अपनी एलोकेशंस को। हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती हैं, तो जो इन्वेस्टर बाहर है उसको वो पैसे हमें यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इफ़ समबडी डज नॉट हैव अ प्रिडिक्टेबल टाइम लाइन, दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में 150 मिलियन आपके जो है एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे 2.5 बिलियन है सिर्फ, ठीक है। एंड दैट इज़ अ वेरी मैसिव नंबर। उसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान को भी एक बजट एलोकेट करना चाहिए कि हम अपनी मॉडर्न ब्रांडिंग करें कि पाकिस्तान एज अ टेक कंट्री, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ ने किया। जैसे कि साफ्टा जो एसोसिएशन के अंदर जितनी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ थी उन्होंने एक एक करके किया है, तो आई थिंक हमें भी करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। अच्छा, और जिस तरह से वो बार खान साहब बात कर रहे थे कि जब आप दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं तो मसला ये है कि जो मार्केटिंग इंटरनेशनल फर्म है उनको पैम्पर इस तरीके से किया जाता है या उनको वेलकम इसलिए किया जाता है, तो उनका मार्केटिंग एस्पेक्ट या इंटरेस्ट पाकिस्तान के बजाय दूसरे मुल्कों में ज़्यादा होता है। मुझे ये बताएं, व्हेन हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो भी IT एक्सपर्ट है या IT में काम करने वाले जो लोग हैं वो फ्रीलांस ना करें, वो पाकिस्तान से काम करें, और वो बट देन इन्वायरमेंट मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर 100 बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान में काम करने के लिए कि वो जितना पैसा उसने ग्रेजुएशन में लगा दिया है अब वो उसको वापस कैसे लेकर आए और अपना घर कैसे चलाए? सो फर्स्ट थिंग्स है कि हमारा जो प्रोवाइडर है, एजुकेशन प्रोवाइडर, या जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा स्किल सेट प्रोवाइडर है, वो ही ट्रेन नहीं है। ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं उन्होंने अडेप्ट किया है, ठीक है। ट्रेन द ट्रेनर में दे हैव प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग बॉडीज़, जहाँ पे ट्रेनर्स को इस कदर वो किया जाता है कि आपके पास से जितना बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है वो इस काबिल हो कि वो हाई स्किल टेक के अंदर अपने आप को मनवा रहा हो। अभी हमारे यहाँ जो हो रहा है हम वो वाली टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके उन चीज़ों पे काम करवा रहे हैं जो कि 10-15 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है। और इन ग्रेजुएट्स को ना ही उतना ज़्यादा कंड्यूसिव माहौल दिया जा रहा है कि वो नई चीज़ें ट्राई करें, और प्लस उनका ट्रेनर जो है वो इतना ट्रेन नहीं है कि वो उसको वैसे मौके प्रोवाइड कर सके। तो यानी जब आपका वो जब जाते हैं इकोनॉमी में तो दे कैन नॉट कम्पीट। नाउ व्हेन दे बिकम फ्रीलांसर्स, सबसे पहले तो उनको टैक्स के अंदर बहुत एक रिलीफ मिलता है, दैट बीइंग एन एम्प्लॉई एट अ लोकल फर्म, ठीक है, दे हैव टू पे अ हायर टैक्स परसेंटेज, वेयर एज रेमिटेंसेज में दे डोंट हैव टू, इट्स अप टू 0.25 to 1%, ठीक है। तो दैट discourages people to join local firms. Even if they have a greater talent, they would rather go and freelance outside. ठीक है। अच्छा, एक मेरा ऐसा यूनिक ओरिजिनल सवाल है जो तीनों से होगा, लेकिन उससे पहले मैं बारखान साहब के पास जाना चाहूँगा। बारखान साहब, जो हम अब ज़रा फ्रीलांसर्स पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने इस विंडो से बहुत फ़ायदा उठाया, हमने इस विंडो से कितना फ़ायदा उठाया, और अब जो हम करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगेन द क्वेश्चन इज़ के जी टैक्स, एवरीवन शुड पे टैक्स अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है। लेकिन पिछले सालों में जो टैक्स लगाए गए वो नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वाले टैक्स लगा के और हमसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाली सहूलियात हमें दे रहे हैं। सो मिले ना इसमें टैक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने जिक्र किया कि हर शहरी को टैक्स देना चाहिए, लेकिन आप देखें कि इंडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, वियतनाम इस मामले में बड़ा स्मार्ट हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगाया और फ्रीलांसर पे भी टैक्स नहीं लगाया। तो वो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो टैक्स नहीं लगा रहे तो वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं? वो पैसे इस तरह कमा रहे हैं कि वो जो एक्स्ट्रा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं, वो जो $10 बिलियन, $15 बिलियन, $30 बिलियन, $100 बिलियन की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
वो एक्सपोर्ट उनके स्टेट बैंक्स में जारी है और उसके अगेंस्ट वो PKR इशू कर लेते हैं और अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स और लोन्स वगैरह वो देते रहते हैं। तो आपको सरवाइव करने के लिए टैक्स लगाने की इन सेक्टर्स पे ज़रूरत नहीं है, इन मुल्कों ने ये करके दिखाया है। अब अगर सहूलतों पे आ जाएं तो सहूलतों में अगर आप लोगों को बेटर मेडिकल केयर देते हैं, जिस तरह आपका सेहत कार्ड है, 10 लाख रुपए आपकी एक्सेस है, आप 10 लाख रुपए एक आम बंदे को पाकिस्तानी को देते हैं, तो जो बंदा एक रेमिटेंस पाकिस्तान में ला रहा है, जो उस पर टैक्स दे रहा है, जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में पैसे लेके आ रहा है, उसको अगर आप उसकी वो लिमिट बढ़ा देते हैं, 10 लाख रुपए से 25 लाख कर देते हैं, उसको अच्छे अस्पतालों में एक्सेस दे देते हैं, तो वो कहेगा कि चलो मुझे एक और मेरी फैमिली को एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया। बिल्कुल। अगर आप उसको पेंशन जो आप EOBI से दे रहे हैं, वो EOBI की पेंशन 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जिसका आपको पता भी नहीं है कि अगले 5 साल आपके पास वो पैसे देने के लिए नहीं होंगे, तो आप उसको कोई उस तरह की फैसिलिटी दे देते हैं, तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल है। एक और बहुत बड़ा मसला है कि पिछले साल में जो हमने इंटरनेट को जिस तरह इररिस्पॉन्सिबली इंटरनेट के साथ डील किया है, उससे हमारे यूथ के अंदर एक डर आ गया है कि जी बगैर किसी पॉलिसी के किसी वक्त भी कुछ भी बंद किया जा सकता है। अच्छा, वो स्टेट का राइट है फायरवॉल लगाना, स्टेट का राइट है वो सब कुछ करना, बट आपको उसको रिस्पॉन्सिबली डील करना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया नहीं है कि आप किसी की फैक्ट्री जाके बंद कर दें और वो चल पड़े। तो हमारे मुल्क में जो मॉडल है वो ये है कि आप पहले दुकान बंद करते हैं, पहले सिस्टम बंद करते हैं, जिस इदारे ने रिकवरी करनी होती है वो पहले अकाउंट फ्रीज करता है, ऑफिस को लॉक करता है और फिर कहता है आप पैसे निकालो। IT की दुनिया में अगर आप ये करेंगे तो एक दिन भी किसी का एक बंदे का सेटअप बंद रहेगा या 50 बंदों का सेटअप बंद रहेगा, उसके लिए दोबारा उस बिजनेस को गेट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप अगेन इसमें बहुत सारे मसले हैं, इसमें पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ये जो चीज़ें हैं ये आसान चीज़ें हैं। सही है। बेनिफिट तो देना नहीं देना, टैक्स लगा दो। अच्छा, एक चीज़ सैलरी पे टैक्स बढ़ा दो। ये आपके वो जो सिस्टम में बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि आप बेसिक प्रॉब्लम को हल करने की बजाय आप बैंड एड्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आप इदारों को प्राइवेटाइज नहीं कर पाते, आप नॉन फाइजर का मसला हल नहीं कर पाते, आप FBR की डिजिटाइजेशन नहीं कर पाते। तो आप फिर बैंड एड्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे आप बैंड एड से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसका फिर कोई रिजल्ट पहले आप हर्ट करते हैं और उसके बाद आप उसकी इलाज करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हसन साहब की तरफ आएँ, एक ज़रा कंफ्यूजन क्लियर कर दें। रीज़न दे दिया जाता है कि जी इंडिया की इंडस्ट्री जो है ना वो बड़ी है, बिकॉज उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, ज़्यादा बच्चा वहाँ से निकल रहा है। आप हांगकांग को देख लें, सिंगापुर की IT एक्सपोर्ट्स को देख लें, अब इन कितनी छोटी आबादी के अंदर रहकर इवन बांग्लादेश को ही देख लें। ये ज़रा क्लैरिफिकेशन लगा दें ताकि ये जो डे ड्रीमिंग करवाई जाती है ना उससे बाहर आ जाए हम मुख्तसरन। जी सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि हमें डे ड्रीमिंग हमें डे ड्रीमिंग करवाई जाती है कि जी हमारी जो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप हांगकांग सिंगापुर को देखें ना, वहाँ कितनी बड़ी आबादी है, वो इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं IT में। फिर बेसिकली तो देखें, उन्होंने अपने बिजनेसेस को ओपन किया है, आसानी की है और अपने मुल्क में इन्वेस्टर को अलाउ किया है, जिससे वो इन्वेस्टर भी आ रहा है और उनकी इंडस्ट्री आसान है। अच्छा, अगर इंडिया की IT इंडस्ट्री को आप बड़ा कहें तो उनके 3 to 4 मिलियन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। हमारे भी तकरीबन 5 लाख के लोग, $500,000 लोग तो हमारे भी काम कर रहे हैं, बट उनका जो हम $3 बिलियन पे हैं वो $200 बिलियन प्लस है। तो अगर वर्क फोर्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क है तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? तो इसमें आई थिंक बहुत बड़ा जो आपका मसला है, इवन अगर आप हांगकांग में हम गए तो हांगकांग में मुझे उनके एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि आप हांगकांग में आएँ, आपको हांगकांग गवर्नमेंट $50,000 का एक्सेस देगी कि आप जितनी एक्सपोर्ट्स करेंगे उसके हिसाब से आप उस फंड को टैप कर सकते हैं। मैंने कहा वो क्या है? वो कहता है आप दुनिया में जो भी ग्लोबल इवेंट अटेंड करेंगे अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए, अपनी पर्सनल कंपनी की मार्केटिंग के लिए हांगकांग गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी। वाओ। अच्छा, इसी तरह आप इन मुल्कों में जाएंगे तो आपको फंड एक्सेस मिलेगा। चाइना में एज अ कंपनी आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं एक R&D प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ,
तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। सो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको यूनिवर्सिटी को पैसे देगी कि जी आप इनका प्रोडक्ट बनाएं। अच्छा, वो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो मेरे पास ये प्रोविज़न होगी कि मैं उस पैसे को दे के गवर्नमेंट ऑफ चाइना को उस प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं बाय कर सकता हूँ। यानी कि जितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने यानी कि बरकत साहब आप ये कह रहे हैं, मैं वो प्रोडक्ट चाइना से बाय कर सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी है। ओके सर, लास्ट थिंग हसन साहब, एंड दैट इज़ कि अभी हमने पिछले घंटे में बात की कि एग्रीकल्चर ने बहुत पुअर परफॉर्म किया है, मे इट बी द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कोई भी, और आपने अभी बात की दुबई की, जो कि रियल एस्टेट लेड इकोनॉमी बनती जा रही है। क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब अपना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी फोकस शिफ्ट कर दे फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आने वाले दिनों में, ये मेरा आप दोनों से सवाल है, क्या वक्त आ गया कि पाकिस्तान अपना फोकस एग्रीकल्चर से रियल एस्टेट या एग्रीकल्चर से आईटी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दे? फर्स्ट इवन देन यू सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है फोकस शिफ्ट करने की। हर सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझें और उसको सपोर्ट करें और वहाँ पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं। एक्चुअली हो ये रहा है, बैठे वो हैं, फैसला वो कर रहे हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया है। तब अगर मुझे आप बोइंग 777 चलाने दें तो यकीनन मैं क्रैश करूँगा, अल्लाह ना करे। यकीन नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे आता ही नहीं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हाँ, यस। सो आपने वही काम कर दिया है, आप चाहते ही नहीं, आप राइट मैन को तो बिठाए ना। अगर ये जानते हैं आईटी का, ये जानते हैं, इनके हवाले करें। सारा काम आपने ही करना है क्या? हम लोगों ने क्या करना है? या तो देखिए होगा ये, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बेहतर लोग निकल जाएंगे। अगर पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में एक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी एफबीआर की तरफ से, हर आदमी को वो चोर समझेंगे, टैक्स इवेडर समझेंगे और इसी तरह ट्रीट करेंगे। आप ये समझें, एक लेवल के बाद रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इस तरह नहीं होगा कि आप भेड़ बकरियों की तरह डील करेंगे। सो ये समझना पड़ेगा, और अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि ये सारी कंट्रीज़ को हम पीछे छोड़ सकते हैं, और पाकिस्तानियों में भी इतना पोटेंशियल है। ओके, अच्छा सना, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हमें एक ब्रेक लेनी है, एंड आई वुड लाइक यू बोथ द लेडी एंड द जेंटलमैन के अगले घंटे में हमारे साथ है, क्योंकि इतनी गुफ्तगू हो नहीं सकी, लेकिन क्योंकि बजट का दिन है तो अपनी मजीद हम बात भी करेंगे। आई लीव द क्वेश्चन टू यू। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे, बजट के वाले से ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।